हेलो एंड वेलकम टू रिवीजन प्लस क्रैश कोर्स ऑफ सोशल साइंस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इजी चैप्टर विच इज़ डेवलपमेंट। अब सबसे पहले डेवलपमेंट होता क्या है? किसी भी चीज़ का बेटर होना, ग्रो होना और ज़्यादा मैच्योर होना या एडवांस होना, उसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के अंदर हमारे को बेसिकली तीन ब्रॉड चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। दूसरी चीज़ें हैं कुछ ऐसी टर्म्स जो कि काम आती हैं नेशंस को और सिचुएशंस को कंपेयर करने में। और थर्ड जो चीज़ हमें पढ़नी है दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स। तो इसके अंदर हमारे पास तीन प्रिंसिपल हैं। जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक लैंडलेस फार्मर है तो उसके लिए डेवलपमेंट ये होगी कि उसको अपनी ज़मीन का रेंट ना देना पड़े और उसके पास अपनी ज़मीन हो, तो वो डेवलप्ड माना जाएगा उसके अकॉर्डिंग। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लें एक आदिवासी का, ठीक है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब के इंसान का, तो उसके लिए जो डेवलपमेंट होगी वो ये होगी कि उसे डिग्निटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले सोसाइटी में। तो उसके लिए डेवलपमेंट वो होगी। तो हमें इस एग्जाम्पल से ये पता लगा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं डेवलपमेंट को लेकर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर विच इज़ कि जो चीज़ एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो सकती है वो दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट ही हो, बल्कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे बिल्डिंग अ डैम, जो जब भी डैम कहीं पर बनेगा तो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है ये, और उनके लिए बेनिफिशियल है ये सब। लेकिन जो जिन लोगों को वहाँ से अपने घर वैकेंट करने पड़ेंगे रिवर साइड के आसपास से बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ डैम, उनके लिए डैम का बनना एक बहुत ही बुरी खबर है। ठीक है, तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर एनदर। अब हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स पे, जो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से मापी जाए। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स रेदर देन वन। जैसे चूजिंग अ जॉब, अब जब हम कोई भी जॉब चूज करते हैं तो जो सबसे मेजर फैक्टर है वो होता है सैलरी, कि सैलरी कितनी मिलेगी। लेकिन क्या सिर्फ सैलरी मैटर करती है? नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे हम किसी जॉब को लेंगे या छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको हफ्ते में 7 दिन काम करना पड़ेगा, वो भी 12-12 घंटे। तो ऑब्वियसली आप वो जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर हो सकता है उस जॉब का वर्क कल्चर अच्छा ना हो, लोगों का नेचर अच्छा ना हो। तो उन चीज़ों की वो चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और मैटर करती हैं वाइल चूजिंग अ जॉब, नॉट जस्ट सैलरी। तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स रेदर देन वन। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर नेशंस और कंट्रीज। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज ये समझनी है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वी मस्ट यूज डिफरेंट पैरामीटर्स टू कंपेयर थिंग्स। जैसे अगर मान लीजिए एक क्लास है 50 बच्चों की और उसमें हमें साइंस क्विज के लिए कोई एक स्टूडेंट चुनना है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि साइंस में सबसे ज्यादा कौन अच्छा है। वेयर एज अगर हमारे को गेम्स के लिए कोई बच्चा चुनना है, बास्केटबॉल के लिए कोई बच्चा चुनना है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा फिट कौन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पढ़ाई में कैसा है। तो इससे हमारे को ये पता लगता है देयर आर डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज, और द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, और इसके बाद जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि ज्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, इनकम को ऐसा पैरामीटर माना जाता है कि जिस कंट्री की सबसे ज्यादा इनकम वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड। ठीक है, हालांकि देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, लोग कितने ज्यादा हेल्दी हैं और कितने लिटरेट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही डिटरमाइन किया जाता है कि जिस कंट्री की सबसे ज्यादा इनकम वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड। अब हम एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। और सबसे पहली जो हमारी टर्म है दैट इज नेशनल इनकम, और ये सबसे वाइड टर्म है, एंड इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री कंबाइनिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री। और इसमें वेजेस, रेंट, लेबर, कैपिटल, लैंड, सबकी जो मोनेटरी वैल्यू होगी उसे सम अप कर दिया जाता है। और इससे हमारे को यह पता लगता है कि पूरी कंट्री की नेशनल कंप्लीट इनकम कितनी है।
ठीक है जी। तो यहां से हमारा क्लियर हुआ नेशनल इनकम, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल होता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 साल होता है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं दैट इज पर कैपिटा इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नेशनल इनकम आई है उसे डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री से। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक वेग आइडिया आ जाता है कि अप्रोक्सीमेटली हर इंसान कितना कमाता होगा इस कंट्री में, विच इज नॉट एग्जैक्ट, पर एक वेग आइडिया आ जाता है। ठीक है, और यहां पर आपको जो याद रखना है वो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करता है कि जिसकी भी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज की इनकम ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। ए की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $50 और बी की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज $60। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो बी है दैट इज मोर डेवलप्ड। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां पर जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है जिस वर्ड पे दैट इज डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक को आप लोग लिंक करेंगे ज्योग्राफी के साथ, बाउंड्री के साथ। इससे हमारे को सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि कंट्री के अंदर, एक स्पेसिफिक बॉर्डर के अंदर कितनी मॉनेटरी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है सारे फिनिश्ड गुड और सर्विसेज की जो कि उसी कंट्री के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के मॉनेटरी वैल्यू। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें एक्सपोर्ट्स को ऐड किया जाता है। मान लीजिए कि इंडिया के अंदर चाय प्रिपेयर हुई और उसे एक्सपोर्ट किया गया है यूएस में, तो वो भी जीडीपी के अंदर काउंट होगी। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो जीडीपी के अंदर काउंट होगी, क्योंकि जो फिनिश्ड गुड है चाय वो इंडिया के अंदर बनाई गई है। ठीक है, और इंपोर्ट्स जो हैं उसको जीडीपी के अंदर काउंट नहीं किया जाता। इंपोर्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स कार है जो कि इंडिया मंगवाई गई है किसी के द्वारा इटली से, तो वो जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है वो जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होगी। तो जीडीपी होता है टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे विच इज जीएनपी। और जीएनपी जो है दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और यहां पर जैसे आपने वहां पे जिस वर्ड पे ध्यान दिया था दैट वाज डोमेस्टिक, यहां पर आपको ध्यान देना है नेशनल पे और इसको जोड़ना है नेशनलिज्म से। ठीक है, कि वो कोई इंसान वहां उस जगह का, उस स्पेसिफिक बाउंड्री का, कंट्री का नेटिव है या नहीं। ठीक है, और इसको जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें हम इंपोर्ट्स की भी वैल्यू ऐड करते हैं अलोंग विद एक्सपोर्ट्स। तो इट इज सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन एन अकाउंटिंग ईयर। और यहां पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है विच इज कि मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो कि नेटिवली इंडियन है पर वो जॉब करने गया हुआ है यूएस। ठीक है, और वहां से वो मंथली कुछ अमाउंट जो है वो अपनी फैमिली को भेजता है या इंडिया को भेजता है, तो वो जो अमाउंट है वो भी काउंट किया जाएगा जीएनपी के अंदर। ठीक है, यहां से वो वाली बात आप ध्यान रखेंगे नेशनलिज्म वाली, कि वो जो रेजिडेंट है, ओरिजिनली नेटिव है, वो इंडिया का है। ठीक है, तो इस वजह से वो वाला जो अमाउंट है वो भी काउंट किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा जब हम जीएनपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे विच इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि एक कंट्री के अंदर 7 या उससे अबव एज ग्रुप के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पे पढ़े लिखे की डेफिनेशन क्या है? पढ़े लिखे की डेफिनेशन ये है कि जो लोग रीड, राइट या और अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी एक लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ऐसे लोगों को माना जाता है लिटरेट। तो लिटरेसी रेट होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो कि 7 या उससे अबव एज ग्रुप वाले हैं और उनके पास एबिलिटी है रीड, राइट और अंडरस्टैंड करने की एनी लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। और अटेंडेंस से हमें समझ आ रहा है इट इज समवेयर रिलेटेड टू स्टडीज। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशो जो है इसमें ऊपर हम लिखते हैं ऐसे बच्चे 6 से 10 साल के, ऐसे बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कंट्री में जो कि 6 से 10 साल के हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ऐसी कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल हैं
जो कि 6 से 10 वाले एज ग्रुप में हैं और वो स्कूल जाते हैं, यानी कि पढ़ पा रहे हैं, यानी कि एजुकेशन ले पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम चेक करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। और इसमें हमारे को ये पता लगता है कि हर 1000 लाइव बर्थ पर 1 साल के अंदर कितने इन्फेंट की डेथ हो गई, विच मीन्स द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ। इसे हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि मान लीजिए कोई स्पेसिफिक रीजन है, उसके अंदर 1 साल के अंदर 600 नए बेबीज बॉर्न हुए और उसमें से 150 की डेथ हो गई 1 साल के पीरियड के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से। तो इसे हम ऐसे निकालेंगे कि 150 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, तो वो हुआ हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस स्पेसिफिक रीजन का। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, विच इज पब्लिक फैसिलिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या हैं, और हम बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज को सिर्फ इसी वजह से यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी ही कम्युनिटी में रहने वाले और भी लोग उन्हें यूज करना चाहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जो कि एक इलिटरेट विलेज में पैदा हो गया और अब वो 5-6 साल का है और वो स्कूल वूल जाना चाहता है, लेकिन उसकी पूरी विलेज में कोई और स्कूल नहीं जाता और उसके घर वालों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि उसे अलग से जो है शहर भेज सके पढ़ने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या कि वो भी अनपढ़ ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो उसी विलेज में 500 बच्चे हों जो कि पढ़ना चाहते हो, तो वहां पर गवर्नमेंट या फिर कोई प्राइवेट अपना स्कूल खोल देगा और वहां पर उस वजह से वो सब लोग पढ़ पाएंगे। तो इससे हमारे को ये पता लगा कि ये जो बहुत सारी ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं वो हम लोग इसी वजह से यूज कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग जो हैं सोसाइटी में वो भी उन्हें यूज करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे समझना है वो ये है कि पैसा जो है इट मस्ट नॉट बी थॉट एज अल्टीमेट और एब्सोल्यूट। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, या फिर रिस्पेक्ट, डिग्निटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी में ही हमारे को 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि पीडीएस या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, जिन्हें हम राशन शॉप्स भी कहते हैं, वो इंडिया में खोली गई हैं बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि लोगों को फेयर प्राइस पे, ठीक है, जो राइट प्राइस है और जो लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस है, उस पे सारे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो सके, उन्हें मिल सके। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में ये सब राशन शॉप जो हैं ये ढंग से काम नहीं करती। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और बात है कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हर साल एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें वो सारी कंट्रीज को कंपेयर करती है 3 बेसिस पे, विच आर इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है, अगर हम इसे बहुत ज्यादा सिंपल शब्दों में समझे तो ये होता है काबिल बनना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन सच अ वे दैट ही और शी इज एबल टू अर्न एंड फुलफिल हर मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स, कि वो अपने मॉनिटरी पैसे से जो भी डिजायर्स फुलफिल हो सकते हैं अपने लेवल पे उनको कर सके, अपने लायक बन जाना, वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसमें बहुत मेजर रोल है एजुकेशन का। ठीक है, क्योंकि जिस कंट्रीज में भी लिटरेसी रेट ज्यादा होता है उधर ह्यूमन डेवलपमेंट की पेस भी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो है रिसोर्सेज का, खासकर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जो कि अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं और कुछ समय बाद वैनिश भी हो जाएंगे, हो सकते हैं, जैसे कोल और पेट्रोल। उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आज की नीड्स भी फुलफिल हो जाएं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी उनको सेव करके रखा जा सके, मतलब उनका ठीक तरीके से सस्टेनेबल वे में यूज करने को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यही वाला ये जो चैप्टर है इसके अंदर जितने भी मेजर टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए हैं, लेकिन अब सबसे जरूरी चीज जो आपको समझनी है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये वीडियो देखी, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करनी है कंप्लीट, सुप्रीम नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन बैंक करना है पूरा, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।